साथियों नमस्कार। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा पर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ त्रिशूल को गाड़ करके जमीन में और दावा ठोक दिया नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर के। आज हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए नसरुद्दीन मंसूरी, जो कांग्रेस से लोकसभा उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज कांग्रेस की नैया क्यों डूबती जा रही है? मंसूरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो देखिए, देश के अंदर अभी आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने त्रिशूल लेकर के चुनाव का आगाज़ किया है। जी जी जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देश त्रिशूल से नहीं, धर्म से नहीं, जातियों से नहीं, देश संविधान से चलता है। बताएं वो कौन सा संविधान है जिससे देश चलेगा? वो संविधान वो है जिस टाइम मणिपुर के अंदर बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा था, तो इसी देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन करके बैठे थे। अगर संविधान देश के अंदर होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और जितने आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं रोड पे उतरते और कहते कि ये मणिपुर की बेटी नहीं, ये भारत की बेटी है। आज भारत माँ की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और हम इसके लिए उन दोषियों को सजा देने का काम करेंगे। संविधान इसका नाम है। आज लोग कहते हैं कि देश संविधान से चल रहा है, और जब देश का युवा रोजगार मांगता है तो मुसलमान को पकड़ करके कहता है जय श्री राम बोलो। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, अगर आप में हिम्मत है, ऑन कैमरा कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है और देश के संविधान की बात करते हैं, अगर मुसलमानों के जय श्री राम बोलने से इस देश के युवा को रोजगार मिलता है, तो ये नसरुद्दीन मंसूरी खुले मंच से कहता है जय श्री राम। दिलाइए युवाओं को, हिंदू युवाओं को रोजगार, दिलाइए मणिपुर की बेटी को इंसाफ। मैं कहता हूं जय श्री राम, और दावे के साथ कहता हूं, जोर से कहता हूं। लोग कहते हैं मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलता, मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूं जय श्री राम। लेकिन उस मणिपुर की बेटी को इंसाफ दिलाइए जिसे इन दरिंदों ने नंगा घुमाया। मैं जिस जय श्री राम बोलता हूं, दिलाइए चिमयानंद ने जिसके साथ बलात्कार किया उस बेटी को इंसाफ दिलाइए, मैं जय श्री राम बोलता हूं। लेकिन बात जय श्री राम मुसलमान से बोलने की नहीं है, ये अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। देखिए, क्या आज से पहले इस देश के अंदर मुसलमान नहीं थे? क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर हिंदू नहीं थे? क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर दलित नहीं थे? क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर सिख नहीं थे? क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर ईसाई नहीं थे? ऐसे कौन सी मजबूरी आ गई, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 2014 के बाद हिंदू खतरे में है? तो आज नरेंद्र मोदी इस बात को कहाँ मुकर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारे भारत देश की, वो हमारा परिवार है। क्या बात करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देश का हर एक नागरिक मेरा परिवार है, जो एक राजा का धर्म और एक राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये साक्षी मलिक जो बेटी ओलंपिक की, जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी, अपने अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर रोती रही, क्या ये नरेंद्र मोदी जी की बेटी नहीं थी? क्या वो नरेंद्र मोदी जी के परिवार की बेटी नहीं थी? 800 किसान इसी देश के अंदर अपनी मांग को मांगने के लिए शहीद हो गए, क्या वो नरेंद्र मोदी जी के जो परिवार के लोग नहीं थे? क्या मणिपुर की बेटियां, क्या भारत की दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुए, क्या वो उनके परिवार की बेटियां नहीं थी? वोट लेने के लिए ये परिवार मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी जी दोगलापन नहीं चलेगा। आप अगर परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहले उन पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करें। उन युवाओं को, जिन युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, जिन्हें गोली का शिकार हुए, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। देखिए, एक राजा का कर्तव्य होता है। अगर भगवान राम की बात की जाए तो भगवान राम ने इसी कुर्सी के लिए, इसी शासन के लिए कुर्सी को लात मार दी, लेकिन अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। 14 साल वनवास काटने का काम किया। किस लिए किया? किस लिए किया? ताकि आने वाली नस्लें इस कुर्सी के लालच में भगवान राम को फॉलो करें। कहीं इस कुर्सी के लालच में वो खुद
मतलब ऐसे ना हो जाए, लालची ना हो जाए। भगवान राम ने इसीलिए तो 14 साल पर वनवास काटा था, या इसलिए काटा था कि नरेंद्र मोदी जी जो मतलब बेटियों का बलात्कार कराते रहे, ये सरकार बेटियों का बलात्कार कराती रहे, और इस देश का गृह मंत्री जो है संसद में खड़ा होकर के कहता रहे कि ये तो आम बात है। मंसूरी जी, ये भाजपा के नेता कहते हैं कि कोई नरेंद्र मोदी इन क्षेत्र में थोड़ा ही घूमेंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारी बेटियों को इस देश में नंगा करके घुमाया जाएगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारे नौजवानों को, तुम्हारे जवानों को सरहद पर गोलियों से भून दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन धर्म राजनीति में आ गया तो तुम्हारी बेटियों की, तुम्हारे नौजवानों की, तुम्हारे बुजुर्गों की हिफाजत करने कोई नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहता हूं खास करके लोगों से, इस देश के लोगों से, इस देश के बुद्धिजीवियों से, इस देश के पत्रकारों से, इस देश के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस से, क्योंकि मैं समझता हूं मैं अनपढ़ आदमी हूं, वो ज़्यादा बुद्धिजीवी। मंसूर जी, ये तो आपने जो कहानी आज ऑन कैमरा जो बताई है, वो केवल महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के बताइए। देश की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस और जो आज मौजूदा जो प्रधानमंत्री जी हमारे, इनमें क्या फ़र्क है 2014 से लेकर के अब तक, वो बताएं। देखिए, अभी 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश के हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। जी, कहा था जी, आपने भी सुना होगा। कराया था, उस पर करोड़ों रुपया योगा पे खर्च कर दिया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, योगा आखिर किसके लिए है? योगा उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति का पेट स्वास्थ्य अच्छा ना हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक बेलदार को योगा की जरूरत है? एक बेलदार जब अपने सर पे तसला रख के 4थी मंजिल पे जाता है तो मैं समझता हूं उसका योगा अपने आप हो जाता है, उसका डबल योगा हो जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला जब उस ठेली को चढ़ाई पर खींचता है तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, उसका योगा, उसकी नस्लों का योगा हो जाता है। क्या योगा एक गरीब आदमी को योगा कराने की करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत थी? मैं समझता हूं नहीं थी। और अर्थव्यवस्था की जहां तक बात आपने की, तो मैं 2014 से पहले पूछना चाहता हूं उस रिक्शा चलाने वाले से। मैं अमीर आदमी से अर्थव्यवस्था की बात नहीं पूछूंगा, मैं पूछना चाहता हूं उस बेलदार से, मैं पूछना चाहता हूं उस साइकिल का काम करने वाले से, मैं पूछना चाहता हूं उस लोहे का काम करने वाले से, मैं पूछना चाहता हूं उस छोटे छोटे व्यापारी से, क्योंकि आज बहुत जरूरत है सन 2024 के अंदर इस सवाल को करने की। आम जनता से बहुत जरूरत है अर्थव्यवस्था के मामले में। 2014 से पहले जो छोटा व्यापारी हुआ करता था उसके घर में 1-2 लाख रुपए रखा हुआ करते थे। ईमानदारी से, धर्म से, तुम्हें भगवान राम का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वास्ता, तुम जिस जाति जिस धर्म को मानते हो तुम्हें उस धर्म का वास्ता, ईमानदारी से जाति और धर्म छोड़ करके, सारी राजनीति छोड़ करके केवल इंसानियत के नाते एक बात बताना, क्या 2014 के बाद इस देश के गरीब आदमी की जेब में पैसा बचा? कहां गया देश का पैसा? हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर के कहते हैं, जब आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, कुछ तो पता होगा, कहां गया पैसा वो बताएं। मैं तो अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, ये मेरी गारंटी नहीं है बताने की कि कहां गया। मैं तो अपने लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी जेब का पैसा गया कहां? उनके अकाउंट का पैसा, उनकी बेटियों के अकाउंट का पैसा, उनकी मां बहनों के अकाउंट का पैसा आखिर गया कहां? 2014 के बाद उन्होंने कहा कि 5 साल फिर दे दो, फिर 5 साल दे दी। 5 साल के बाद आज 2019 चला गया, आज 2024 आ गया। क्या हमें इस तरफ नहीं सोचना चाहिए? क्या हम जाति और धर्म की बात करेंगे? क्या हमें देखना नहीं चाहिए कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके भी हमें कुछ करना है? अरे हिंदू बेटी के कपड़े उतर रहे हैं और आप जो मतलब जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले भारत माता की जय, भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं, और वो भारत की बेटी जो है नंगी करके घुमाई जा रही है। ये शर्म की बात नहीं है? मंसूरी जी, तमाम ये उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह उत्पीड़न हो रहा है, और बात भाजपा वाले हिंदू और मुस्लिम की कर रहे हैं। भाजपा, बजरंग दल, युवा वाहिनी, जो भी हैं, जो पार्टियां हैं, ये सभी संगठन हैं, ये हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वहीं
आज का जो युवा है 80% युवा, जो हमने जो जांच की है, जो हमने लोगों से पूछताछ की है, तो 80% आज का युवा फिर भी इतनी परेशानी को झेलते हुए आज मोदी के गुणगान कर रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, मैंने भी आपको बताया था, जब तक इस देश के अंदर धर्म की बात होगी तब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश के साथ साथ पता नहीं कितने देश आज़ाद हुए थे जिनमें जो है ब्रिटिश शासन खत्म हुआ था। आज उन देशों को देख लो, चाइना है और जरा जरा से देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, वो आज हमारे से आगे निकल गए। लेकिन हमारे देश की मीडिया सिर्फ ये कहती है कि नहीं, हमारा देश विकसित देश है। अगर हमारा देश विकसित, मीडिया नहीं कहती है विकसित देश है, नरेंद्र मोदी जी और आम भाजपा का कार्यकर्ता कहता है देश विकसित हो चुका है। मैं देश की मीडिया से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे देश की वो मीडिया थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे जी। अगर हमारे देश के किसी का भी कान में दर्द हो गया तो वो प्रधानमंत्री से सीधे जाकर के माइक उसके मुंह पे लगाते थे कि सर आप देश के प्रधानमंत्री हैं और फला जगह के कान में दर्द हुआ। और आज वही मीडिया, इस देश के तमाम लोग परेशान हैं, इस देश की बेटियां परेशान, इस देश के किसान परेशान, इस देश का युवा परेशान, इस देश का बुजुर्ग परेशान, इस देश की मां परेशान, इस देश का सैनिक परेशान, इस देश का इंजीनियर परेशान, इस देश का डॉक्टर परेशान, इस देश का रिक्शा चलाने वाला परेशान, इस देश का बेलदार परेशान। ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जिसमें इस देश में परेशानी ना हो। लेकिन इस देश के मीडिया ने 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे जाकर के एक बार माइक नहीं लगाया और ये नहीं पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, इस देश के लोगों की ये इच्छाएं हैं, ये आपसे मांग है, केवल राम मंदिर, केवल हिंदू मुस्लिम, केवल मस्जिद मंदिर। देखिए, ये एक राजनेता का काम नहीं है। चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं, चुनावी मुद्दे पर आते हैं। जो आज लोकसभा चुनावी अभी 12 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है, लग जाएगी, कन्फर्म हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के? जो दिल्ली में 7 सीट हैं, 7 सीट में कांग्रेस की सीट कहाँ तक, आप क्या कहना? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मैं केवल दिल्ली की ही बात, मैं भी दिल्ली की ही बात कहूँगा। क्योंकि जब बात हम दिल्ली के अंदर है तो हम दिल्ली की बात करें, हिंदुस्तान की तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन दिल्ली की बात पहले होनी चाहिए। किस प्रकार से लड़ेंगे आप एनडीए से? आपका इंडिया गठबंधन जो हुआ है दिल्ली में, किस प्रकार से लड़ोगे? देखिए, हमारी जो है 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है जी, और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, हमारा ये गठबंधन हुआ है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए, वो दिल्ली है जिस दिल्ली के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। इतने फ्लाईओवर, इतने हॉस्पिटल, इतने जो है सरकारी स्कूल कॉलेज कांग्रेस ने दी। और अगर एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छा भविष्य अगर देखना चाहते हैं तो वापस कांग्रेस को लाना पड़ेगा। मंसूरी जी, मैं एक बात कहूँगा, जब आप शिक्षा पर आए हैं तो आज जो बेटियां हैं, हमारी भी एक बेटी जाती है कि न्यू कुंडली कॉलेज में, और वहाँ पर 2 घंटे में क्या बेटी पढ़ लेती होगी, क्या हमारी पढ़ती होगी और क्या औरों की बेटियां, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी पोती पोतियां बेटियां क्या पढ़ लेती? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये गठबंधन हो गया हमारा आम आदमी पार्टी से, वरना हम इस आवाज़ को उठाते रहे। हमने आम आदमी पार्टी को भी कहा कि 2 घंटे की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में नहीं थी क्या? कांग्रेस के टाइम में आपकी बेटी नहीं पढ़ती थी? पढ़ती थी। कैसी शिक्षा थी? ईमानदारी से बताइए पत्रकार महोदय, कैसी शिक्षा? उस समय शिक्षा सही थी, लेकिन अब कांग्रेस का तो कुछ है नहीं। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, एक प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, देखिए, आप अपने भविष्य के लिए वोट डालिए। देश का युवा, देश का बुजुर्ग, देश की बेटी, देश की माँ, अपने भविष्य के लिए वोट डालें, ना कि हिंदू मुस्लिम के लिए वोट डालें। देखिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मेरा नाम नसरुद्दीन मंसूरी है और इसी देश का नागरिक हूं और मुस्लिम समाज से आता हूं। मेरा नंबर नोट कर लेना, 9810379830, 9810 379830। मैं इन RSS वालों को जवाब देना चाहता हूं
मैं इन बजरंग दल वालों को जवाब देना चाहता हूं, मैं इन भाजपा वालों को जवाब देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि इस देश का मुस्लिम हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं चलता। मैं अपनी मां की कसम खा के कहता हूं कि मेरे शरीर का एक कतरा अगर किसी हिंदू भाई के काम आए तो बेझिझक होकर मुझे कॉल करके मेरे से खून लेने का काम करना, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, ये हमारे उलमाओं ने सिखाया है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि आप जिस देश के अंदर रहते हो उस देश के नागरिकों से प्यार करो, अपना भाईचारा बना करके रखो, राजनीति आती जाती रहेंगी, वोट अपने विकास के लिए, अपने फायदे के लिए डालना। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, जो आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया। और मैं देश के नागरिकों से फिर एक बात अपील करना चाहता हूं, पूरे जहां तक आपकी बात को लोग सुनते हैं, देखिए, अगर इस देश की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो आप ये ना सोचें कि वो मुस्लिम की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर इस देश की दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है तो आप ये ना सोचें इस देश की दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है। अगर इस देश की पंडित की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो आप ये ना सोचें कि इस देश की पंडित की बेटी के साथ अत्याचार होता है। ये सोचें कि उस भारत की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है और हम भारत की बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो ये है नसरुद्दीन मंसूरी, इन्होंने हमारे तमाम मुद्दों पर जो हमारी चर्चाएं हुई हैं बेबाकी से इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। बने रहिए ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए। जीएम इंडिया न्यूज़ पूर्वी